चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं, जो कि हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नाम के चैप्टर से रिलेट करता है। यहाँ पे हमको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, जिसको निकालने के लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए। तो अगर हम इसको दोनों कंपाउंड्स को ध्यान से देखें तो पहले हम इनको लिख लेते हैं एक जगह, दैट इज K3FeOH होल 6। दूसरा हमारे पास कंपाउंड आता है K4FeOH होल 6। तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें तो हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अपने आप पता चल जाएंगे। तो अगर हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो x + 3 - 6 = 0। तो यहाँ पे x आ जाएगा हमारे पास +3 की फॉर्म पे। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे निकालते हैं दैट इज x - 6 + 4 = 0। तो हमारे पास x आ जाएगा +2 की फॉर्म पे। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे आयरन कर रहा है एग्जिस्ट +3 की फॉर्म पे, यहाँ पे आयरन कर रहा है एग्जिस्ट +2 की फॉर्म पे। तो अब अगर हम इसके आगे चलें, थोड़ा सा इसे मिनिमाइज कर देते हैं ताकि हमें हेल्प मिलेगी क्वेश्चन करने में। हमें आयरन की कॉन्फ़िगरेशन पता है क्या होती है, दैट इज Fe near noble gas and then (3d6) and then 4s2। अगर हम इसी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यानी कि Ar और हम इस पूरी Fe की कॉन्फ़िगरेशन में अगर +2 और +3 चार्ज रिमूव करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है? हमारे पास Fe +2 के केस में बनता है 3d5 4s0। और यहीं पे हमारे पास यहाँ पे +3 आएगा और यहाँ पे हमारे पास +2 आएगा। तो अगर हम यहाँ +2 रखा तो ध्यान से देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे। तो 3d6 एंड देन 4s0। +3 के केस में 5 इलेक्ट्रॉन है डी में, +2 के केस में डी में ही 6 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे हमको अब मतलब नहीं है, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम पहले Fe+3 के d ऑर्बिटल्स देख लेते हैं। हमारे पास d ऑर्बिटल में 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया हमारे पास +3 का केस, जहां पे d 5 इलेक्ट्रॉन से 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमको यहां पे दिख रहे हैं। अगर हम बात करते हैं Fe+2 की, यानी कि हमारे पास ये पूरी कंडीशन सेम होगी, जहां पे हमको 5 इलेक्ट्रॉन्स के बजाय अब 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो ये हो गए हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे। तो ये हो गया हमारे पास 5, ये हो गया हमारे पास 4। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमको मिल गए हैं, उसे बस अपने फॉर्मूले यानी कि √n+2 में रखना है, हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं अपने फॉर्मूले पे। फॉर्मूला होता है हमारे पास μ = √n+2 एंड द यूनिट इज बोहर मैग्नेटॉन। आप यहाँ पे म्यू इफेक्टिव लिख सकते हो क्योंकि हमसे म्यू इफेक्टिव पूछा गया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे Fe+3 के बारे में बात करते हैं
तो 5 प्लस 2 अगर हम यहां पे रखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5.92 बोहर मैग्नेट्रॉन। और वहीं पे अगर हम केस लेते हैं Fe+2 का, अगर हमने यहां पे केस लिया Fe+2 का, अगर हमने केस लिया Fe+2 का, तो अब हमारे पास सेम फॉर्मूले पे n की जगह 4 आंसर, n की जगह 4 वैल्यू रखनी है और हमारे पास यहां से आएगा 4.92 बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, तो हमारे पास 5.92 एंड 4.92 आंसर आई है, तो इसका मतलब हमारे पास ये आंसर है। ओके, तो हमारे पास 5.92 एंड 4.90 हमारे पास आंसर आया। दैट मीन्स दिस इज अवर आंसर। हमने क्या किया, एक बार ध्यान से देख लेते हैं फिर से। हमने पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद हमने इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी। ये हमारी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन थी। चार्ज के आने के बाद कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी वो हमने लिखी। कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमने ऑर्बिटल्स बना के देखे, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो काउंट किए, एंड देन हमने इस फॉर्मूले में दोनों को रखा और हमारा आंसर आ गया। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन पे हमको ग्राफ से रिलेटेड सब बताया गया है कि हमारे पास अगर एनर्जी की इक्वेशन आती है तो उसमें ग्राफ कैसे बनता है। सबसे पहली चीज हमको एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो उसके लिए अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू माइनस 13.6 Z² अपॉन n²। इसका मतलब हमारी जो एनर्जी है वो Z² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो दैट मीन्स अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीशेप करें, दैट मीन्स E इज इक्वल्स टू माइनस 13.6 अपॉन n² इंटू Z²। तो आपको पता है कि हमारे पास E का मतलब तो एनर्जी होता ही है, Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर और n का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसको हमें रखना है कांस्टेंट, राइट। हाँ, फॉर अ कांस्टेंट n, ये मेन पार्ट है। यहाँ बोल दिया गया कि कांस्टेंट n, इसका मतलब हम इस पूरे पार्ट को कांस्टेंट मान लेते हैं। तो सपोज करिए कि अगर हम इसे कांस्टेंट मान रहे हैं, दैट मीन्स E इज इक्वल्स टू माइनस az²। अब ये जो इक्वेशन है ये थोड़ी सी हाइपरबोला के फॉर्म पे हमको समझ में आती है। तो अगर इक्वेशन हाइपरबोला के फॉर्म में प्रेजेंट आ रही है तो उसमें दो ग्राफ होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे जो सिंबल आ रहा है वो नेगेटिव पे आ रहा है। तो एनर्जी क्वाड्रेटिकली इंक्रीज तो हो रही है z के साथ, लेकिन नेगेटिव में जा रही है। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे दो ग्राफ हो सकते हैं, या तो A या तो B। लेकिन A जो है वो लीनियरली नेगेटिव स्लोप बता रहा है, वहीं पे B जो है वो हाइपरबोला कर्व बता रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। तो अगर हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं, ये हमारे पास ग्राफ है और हमारे पास नेगेटिव हाइपरबोला का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको यस लाइक दिस, ठीक है, ये लाइन टच करती है। तो हमारे पास ये जो ग्राफ बन रहा है ये बन रहा है यहाँ पर हाइपरबोला का और नेगेटिव स्लोप है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है, ठीक है। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन पे बात हो रही है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की और पेपर क्रोमेटोग्राफी की। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है सबको पता है कि हम लोग सेपरेशन करते हैं ऑन द बेस्ड ऑफ देयर सॉल्युबिलिटीज एंड मिसिबल लिक्विड्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो काफ़ी तरह की क्रोमेटोग्राफी होती हैं। यहाँ पे हमको सिर्फ पार्टीशन और पेपर के बारे में बात करनी है।
पहले स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। ये बोल रहा है इन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेस इज थिन फिल्म ऑफ द लिक्विड प्रेजेंट इन द इनर सपोर्ट। दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान देने वाली हैं, स्टेशनरी फेस एंड इनर सपोर्ट। थिन फिल्म है ये तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर हमारे पास थिन फिल्म होगी तो हमारे पास मैक्सिमम, अगर हमारे पास थिन फिल्म होगी तो हमारे पास मैक्सिमम सरफेस एरिया होगा। जब मैक्सिमम सरफेस एरिया होगा, ज़्यादा इंटरेक्शन होगा बिटवीन एनालाइट्स एंड द फेस। ओके, तो यहां बोला गया है कि इन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेस इज थिन फिल्म ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन द इनर सपोर्ट। यस, दिस स्टेटमेंट इज राइट, क्योंकि होता क्या है कि हमारे पास ये होता है एक सॉलिड सपोर्ट, ये होता है एक सॉलिड सपोर्ट, और उसके आसपास लिक्विड की एक स्टेशनरी फेस की लेयर होती है। तो अगर हमने बोला कि एक लिक्विड लेयर है, यहां पर हमने बोला कि अगर ये लिक्विड लेयर है तो ये सॉलिड सपोर्ट जो है ये किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को अपने पास रखता है जिससे लिक्विड लेयर होल्ड करने में कैपेबल होता है। फॉर एग्जांपल सिलिका मान लीजिए, तो इस सॉलिड सपोर्ट के पास सिलिका सब्सटेंस है जो लिक्विड सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो पहला स्टेटमेंट है वो तो सही है। अब आते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज नथिंग, इट्स लाइक पेपर इज एब्जॉर्बिंग और एड्जॉर्बिंग द वाटर, द होल प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन दैट। ठीक है, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में यहां पर ये लोग ये बोल रहे हैं द मटेरियल ऑफ पेपर एक्ट एज अ स्टेशनरी फेस। नहीं, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बिकॉज मटेरियल ऑफ पेपर इज नॉट एक्टिंग एज अ स्टेशनरी फेस, वाटर इज एक्टिंग एज अ स्टेशनरी फेस। भाई जो वाटर होता है वो एब्सॉर्ब हो रहा है पेपर के फाइबर में, ओके, सेलुलोज फाइबर में वहां पे एब्सॉर्ब हो रहा है। तो इसका मतलब जो वाटर है वो एक्ट कर रहा है एज अ स्टेशनरी फेस। ठीक है, तो इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। दूसरा है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। हाँ ठीक है, हमको हमारा ऑप्शन मिल गया। थर्ड और फोर्थ से हमको मतलब नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, बिल्कुल नहीं। 1 इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू, ये भी नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा आंसर है। ओके ठीक है, तो अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं जहाँ पे असेंशियल और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में बात हुई है। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि असेंशियल अमीनो एसिड्स होता क्या है। ऐसे अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं बट दे कैन नॉट सिंथेसाइज बाय देयर ओन, विच वी ऑब्वियसली ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट फूड सोर्सेज। वहीं पे जो नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स होती हैं वो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती हैं। टॉप 9 असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जिनको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको लर्न करने के अपने अपने पर्सनल फ्लैशबैक कार्ड्स बन जाते हैं जहाँ पे आप उसको अपने राइमिंग के तौर पर लर्न कर सकते हो। तो 9 असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, आपको बस यहाँ पे पहचानना है कि आइडेंटिफाई द असेंशियल अमीनो एसिड्स फ्रॉम बिलो। हमको ई तक, फ्रॉम ए टू ई अमीनो एसिड्स दिए गए हैं जहाँ पे असेंशियल एंड नॉन असेंशियल बोथ हैं। तो ऐसे केसेस में हमको बस ये पहचानना है कि यहाँ पे असेंशियल कौन सा है। पहला है वेलाइन, क्या वेलाइन इसमें दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। दूसरा है प्रोलाइन, क्या प्रोलाइन यहाँ पर है? नहीं है। तीसरा है सी, दैट इज लाइसिन, यहाँ पे दिख रहा है? यस। व्हाट अबाउट द डी ऑप्शन, दैट इज थ्रियोनाइन, क्या आपको डी दिखाई पड़ रहा है? यस, दैट इज राइट। व्हाट अबाउट टायरोसाइन? सो टायरोसिन इज नॉट अवेलेबल। So that means our option is A, C and D। अगर हमको 9 essential amino acids लर्न होंगी तो इसका मतलब हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ये कंप्लीटली लर्निंग के ऊपर है, ये आप NCERT से आराम से लर्न कर सकते हो। मेन पार्ट यही होता है कि आप कैसे essential amino acids लर्न कर रहे हो। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन पे हमें ये देखना है कि हैलाइड के रिमूवल से हमारे पास
कौन सा ज़्यादा अच्छा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, वहीं पे हमारे पास उसी के बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो अगर हम चारों ऑप्शन से सबसे पहला स्टेप जो कि हमारा होता है हैलाइड रिमूवल, तो अगर हम यहां से रिमूव करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, समथिंग लाइक दिस। यहां से लाइक दिस एंड देन बस हम यहां पर Br को रिमूव कर रहे हैं। तो क्या बनेगा हमारे पास, दिस ऑप्शन एंड देन ओके। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि चारों ऑप्शन से हमने जब अपना हैलाइड को रिमूव किया तो चारों ऑप्शन पे कार्बोकेटाइन बन गया। तो अब यहां पे जो कार्बोकेटाइन बना है इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो हमने ये पढ़ा था कि कार्बोकेटाइन स्टेबल कैसे होता है, जब हमारे पास प्लस आई आता है, प्लस एच आता है, प्लस एम आता है और फिर हमारे पास प्लस आर आता है। ये सारे फैक्टर्स अगर हम कंबाइन लगा के देखते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारे पास स्टेबल कौन सा दिख रहा है, दिस पार्ट, बिकॉज 3 फिनाइल रिंग्स आर अटैच्ड हियर, राइट। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो हमारे पास यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन होगा। फोर्थ के बाद कौन सा ऑप्शन होगा, यस दैट इज सेकेंड एंड देन थर्ड एंड देन फर्स्ट। तो हमारे पास जो ऑर्डर आ रहा है स्टेबिलिटी का वो है 4 देन 2 देन 3 एंड देन 1। ये ऑर्डर हमने एक्स्ट्रा पढ़ा ताकि इनको मालूम होना चाहिए कि कौन से ऑप्शन में कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी ऑर्डर बैठ रहा है। लेकिन हमारे पास आंसर सिर्फ एक ही है, दैट इज फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि यहाँ हमारे पास ज़्यादा फिनाइल रिंग लगी हुई है और इसीलिए ये कार्बोकेटाइन को ज़्यादा स्टेबल कर रहा है। ओके, so the answer of this question is fourth one। ठीक है, तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास एक प्रिंसिपल पे बेस करता है जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज अवर ली चैटलियर प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल का यहाँ पे काफ़ी काम आने वाला है इस पूरे क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। CO plus 3H2 is in reversible process with CH4 plus H2O। हमारे पास सारे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स सब गैसियस स्टेट में है। पहला क्वेश्चन बोला गया है, अच्छा कंडीशन क्या है, इफ द प्रेशर अप्लाइड ओवर द सिस्टम इंक्रीजेस बाय 2-fold एट कांस्टेंट टेम्परेचर देन। ऑप्शन ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इंक्रीजेस। क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी अगर वहां पे हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं? तो इसका मतलब अगर हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो रही होगी, बनी बात है। और अगर वॉल्यूम रिड्यूस हो रही है तो इसका मतलब यूनिट पर वॉल्यूम बढ़ रहा है और हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी बढ़ रही है। इसका मतलब पहला तो ऑप्शन ठीक हो गया। अगले ऑप्शन पे आते हैं, विल इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आइए देख लेते हैं। तो हमें यह बताया गया था कि इक्विलिब्रियम वहीं शिफ्ट होता है जहां पे मोल्स कम होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं रिएक्टेंट की तो हमारे पास ये रिएक्शन लिखी हुई है, CO plus 3H2 is irreversible with CH4 प्लस H2O। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो है 4 मोल्स। हमेशा याद रखिएगा गैसियस स्टेट वाले पार्टिकल मॉलिक्यूल को ही करते हैं कंसिडर वेदर दे आर इन रिएक्टेंट और दे आर इन प्रोडक्ट। अगर यहाँ पे बाय चांस किसी भी मॉलिक्यूल के आगे गैसियस ना लिखा होता तो आप उसे कंसिडर नहीं करते। तो हमने यहाँ बोला कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स 4 हैं, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं। दैट मीन्स अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा तो वो कहाँ पर शिफ्ट होगा? इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास सही है। आइए अगले ऑप्शन पे आते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज सिंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। ऐसा नहीं है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि वो तो इफेक्ट नहीं होगा, तो दैट मीन्स सी इज रॉन्ग। डी वाले ऑप्शन पे आते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन्स अनचेंज्ड एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन सेम। ये भी हमारे पास ऑप्शन गलत है, तो इसका मतलब हमारे पास सही ऑप्शन दो होते हैं, ऑप्शन ए एंड बी, सो ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर बात हो रही है फ्रीजिंग पॉइंट की, और वी कैन से डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है कि आइसक्रीम के केस में हमें कुछ ऐसा ऐड करना होता है जिससे वो ज़्यादा देर तक या ज़्यादा टाइम तक ठंडी रहे। NaCl is added to the ice at 0 degree Celsius present in the ice cream box to prevent the melting of an ice cream। ये ऑप्शन सही है। ये हमारे पास एग्जांपल आता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से। बेसिकली हमारे पास जो NaCl है वो ऐड ही इसीलिए होता है क्योंकि जब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एक्चुअली सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे। NaCl के ऐड होने से जब फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आता है तो जो हमारे पास मिक्सचर होता है वो लोअर टेम्परेचर पे भी कोल्ड रहता है, और दैट मेक्स द होल आइसक्रीम टू अ लॉन्गर लाइफ बेसिकली। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है। सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं, ऑन एडिशन ऑफ NaCl टू द आइस एट दिस टेम्परेचर देयर इज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका मतलब हमारे पास NaCl इज अ सॉल्यूट, ऑब्वियसली इसके ऐड होने से हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आता है, एंड दैट मेक्स द होल सॉल्यूशन टू कोल्ड इट अ लोअर टेम्परेचर एज कंपैरिजन टू नॉर्मल टेम्परेचर। ओके, तो हमारे पास सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, दैट मीन्स बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। ओके, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या बताया गया है, दो स्टेटमेंट है, ऑर्गेनिक रिएक्शन है। पहला स्टेटमेंट है ऑन नाइट्रेशन ऑफ मेटाजाइलिन with HNO3H2SO4 followed by the oxidation 4-nitrobenzene 1,3 dicarboxylic acid is obtained as a major product। तो हमें रिएक्शन पता होनी चाहिए। ठीक है, ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जहाँ पे जो हमारे पास रिएक्टेंट में है वो हमारे पास है मेटाजाइलिन। तो मेटाजाइलिन क्या है, मेन चीज़ तो हमको यही मालूम होनी चाहिए। ये रहा हमारा बेंजीन। अगर सिर्फ इतना लिखा होता तो हम लोग उसको टॉलिन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम लगा दें CH3 तो इसको बोल देंगे हम लोग मेटाजाइलिन। इसका हम लोग करवा रहे हैं नाइट्रेशन। तो अगर इसका हम नाइट्रेशन करवा रहे हैं फॉलोड बाय द H2SO4 तो क्या बनेगा यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर बनेगा हमारे पास CH3 तो हमारे पास NO2 यहाँ पे आके रिप्लेस हो गया। ठीक है, अब अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ बोला गया फॉलोड बाय द ऑक्सीडेशन, इसका मतलब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो हमने ये पढ़ा था कि जब भी हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है तो अगर बेंजीन से अटैच कोई भी कार्बन है एज अ ग्रुप तो हम लोग उसको कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देते हैं। ये एक एंड प्रोडक्ट होता है, बीच में कई सारे बनते हैं प्रोडक्ट, बट द एंड प्रोडक्ट इन मेजॉरिटी केसेस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर हम इसको थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं तो हमें ये समझ में आएगा कि यहाँ पे जो रिएक्ट बना है हमारे पास प्रोडक्ट, दैट इज ये CH3 हमारे पास कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो गया, यहाँ भी हमारे पास CH3 कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो गया, एंड दिस NO2 इज स्टिल इंटैक्ट। तो अब हम एक बार नेम देख लेते हैं, 4-nitrobenzene, ओके, 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, या दैट इज राइट। ओके, 4-nitrobenzene 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो नेम तो हमारा सही है, इसका मतलब हमारे पास जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है। सेकेंड स्टेटमेंट में आते हैं, CH3 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाइल NO2 ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग। तो हमको पता है कि हमारे पास CH3 प्लस आई में होते हैं और NO2 माइनस आई में होते हैं। इनके रेजोनेटिकल स्ट्रक्चर से हमको मालूम होता है कि NO2 इज ऑलवेज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसका मतलब जब कभी भी नाइट्रेशन होगा तो
वहाँ पे हमारे पास मेटा पोजीशन को प्रेफरेंस दी जाती है। और हमारे पास जब हम लोग बात करते हैं CH3 के केस में, तो वहाँ पे हमारे पास ऑर्थो और पैरा को प्रेफरेंस दी जाती है, जहाँ पे पैरा को हम लोग इन मेजर केसेस एज अ मेजर प्रोडक्ट बताते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास स्टेटमेंट 2 भी सही है। तो दैट मीन्स अवर ऑप्शन 3 इज राइट। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। ओके, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रेडॉक्स के ऊपर है। आप ध्यान से देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन दी गई है 5i माइनस प्लस IO3 माइनस प्लस 6H प्लस इज इक्वल्स टू 3i2 प्लस 3H2O। आप I माइनस को KI भी लिख सकते हो, आप IO3 माइनस को KIO3 भी लिख सकते हो। तो अगर हम इस रिएक्शन को ढंग से लिखें बेटर फॉर्म में, इजी फॉर्म में, तो क्या बोलेंगे 5KI प्लस KIO3 प्लस 3H2SO4 that means 3i2 and 3H2O। हम अपने बेटर विजिबिलिटी के लिए ऐसा लिख सकते हैं, हमारे पास K बैलेंस नहीं है, उस K को बैलेंस करना पड़ेगा, इसलिए हमारे पास इक्वेशन ऐसे फॉर्म में दी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारे पास बोला गया पहला क्वेश्चन 200 ml ऑफ KI सॉल्यूशन रिएक्ट विद 0.004 मोल ऑफ KiO3। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? आइए चेक करते हैं। हमको पता है कि हमारे पास मोलैरिटी इज इक्वल्स टू N/V होती है, वॉल्यूम हमारा होना चाहिए लीटर में। पहले केस की अगर हम बात करें तो हमारे पास 5 मोल्स ऑफ KI आर मेकिंग 1 मोल ऑफ KiO3। ठीक है, ये तो हमारे क्वेश्चन में दिया गया था। अगर हम यहां से बात करें कि 1 मोल ऑफ KI कितना होगा, तो क्या बोलेंगे हम लोग 1/5 मोल ऑफ KiO3। हम पहला क्वेश्चन काफी डिटेल में बता रहे हैं, अगले क्वेश्चन में थोड़ा बहुत शॉर्टकट यूज कर लेंगे। ठीक है, अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि 200 ml और 0.1 m इनको मिला के कितने मोल्स KI के आ रही हैं। तो अगर हमने यहाँ पे रखा इन द केस ऑफ KI, तो हमारे पास अगर हमको वॉल्यूम अगर हमको मोल्स निकालने होंगे तो N इज इक्वल्स टू M इंटू V। क्या आएगा हमारे पास 0.1 इंटू 200, तो दैट मीन्स 0.02 मोल ऑफ KI आ गया। ठीक है, तो आगे से 200 ml ऑफ KI को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.02 मोल ऑफ KI। ओके, और कंसंट्रेशन ये दी गई है ना, यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे और यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ KI इज इक्वल्स टू 1/5 मोल ऑफ KiO3। देन 0.02 मोल ऑफ KI में क्या होगा 1/5 इंटू 0.02, आंसर आएगा हमारे पास 0.004 मोल ऑफ KiO3। हमने इस मोल कॉन्सेप्ट के टर्म से भी ये एग्जांपल निकाल लिया, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हमारे पास पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, फिर से बता देते हैं मोलैरिटी हमने यूज करी थी। मोलैरिटी केस में हमने N/V रखा, वहां से हमने मोल्स निकाल लिए, फिर हमने मोल्स को इक्वेट किया KI के मोल्स और KiO3 के मोल से, एंड देन हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब यही हमको सेम चीज करनी है नेक्स्ट स्टेप में, बस फर्क ये है कि KiO3 की जगह हमारे पास H2SO4 आ गया है। ठीक है, यहाँ पे 6H प्लस लिखा है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं H प्लस के केस में। तो हमको बोला गया है KI, सो यस अगेन 5 मोल ऑफ KiO3, 5 मोल ऑफ KI इज इक्वल्स टू 6 moles of H plus, but if we are talking about the H2SO4, then it will be divided by 2, that is 3 mole of H2SO4। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने यहां से निकाल रखा था ऑलरेडी कि हमारे पास 0.02 मोल ऑफ KI आएगा। ठीक है,
तो सीधे आंसर करते हैं। 0.02 मोल ऑफ KI के केस में क्या हो रहा था, 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 0.02, ये केस था हमारे पास H2SO4 का। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0.012 मोल ऑफ H2SO4। लेकिन यहाँ पे ये लोग क्या बोल रहे हैं कि 0.06 आ रहा है, जो कि नहीं होगा। इसका मतलब हमारे पास आंसर ये वाला गलत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे देखिए ध्यान से, बस ये अलग कर दिया है, कुछ वेरिएशन किया है, बाकी सब कुछ सेम है। वही मोल कॉन्सेप्ट लगाना है, बाकी सब कुछ सेम है, बस ये चेंज किया गया है। तो आइए हम लोग KI के मोल्स फिर से निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, N = V × M। अच्छा, अब की बार इन लोगों ने ऑलरेडी दे रखा है अपनी यूनिट ऑफ वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो अब की बार कोई दिक्कत नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे 0.5 रखा एंड देन 0.1, 0.05 मोल ऑफ KI यूज होगा। ठीक है, इसे याद रखना है। इसको हम मिनिमाइज करते रहे ताकि हम इसे दोबारा रिपीट करेंगे अभी। ठीक है, नाउ अगेन 5 मोल ऑफ KI, five mole of KI are making how many moles of I2? It is 3 moles of I2। ठीक है, हमने अभी निकाला था कि हमारे पास 0.005 के केस में क्या होगा। तो हमारे पास 0.05 के केस में 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 0.05, that is 0.03 moles of I2। 0.03 हमारे पास आंसर आना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास 0.05 आ रहा है, इसका मतलब ये भी गलत है। तो अभी तक हमारे पास सिर्फ A ऑप्शन सही आया है, बाकी ऑप्शन सही नहीं हुए हैं। चलिए D वाले पे आते हैं। D वाला बोला गया है इक्विवेलेंट वेट। ये कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट मतलब मॉलिक्यूलर वेट अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटेड इन द रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और यू कैन से ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे और फिर जो भी डिफरेंस आएगा वो हम लोग वहां पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या 5 आ रहा है या नहीं, बस वही देखना है। मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया गया है, बस हमको ये देखना है कि अगर KiO3 ये iO3 माइनस इसमें जब कन्वर्जन हुआ है तो सही हुआ है कि नहीं, यही देखना है हमको। ठीक है, आइए देखते हैं। हमारे पास बोला गया है iO3 माइनस कन्वर्टिंग इनटू I2। ठीक है, तो सपोज करिए कि अगर हम यहाँ पर निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो x + 3 मल्टीप्लाई बाई 2 - 1, यहाँ से कितना आया हमारे पास +5। यहाँ पे बस क्या है 0, इसका मतलब +5 एंड देन 0। तो हमारे पास टोटल डिफरेंस कितने का आया है हमारे पास 5 का। इसका मतलब हमारे पास ये सही है। दैट मीन्स A एंड D इज अवर ऑप्शन। सो ऑप्शन 1 इज अवर आंसर एंड दैट्स इट। ओके, चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन एक NCERT मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि हमारे पास दिया गया है। ये सारे एग्जांपल्स हैं, ट्रांजिस्टर, हियरिंग एड्स, इन्वर्टर, अपोलो स्पेसशिप। तो इनके फीचर्स आपको पता होंगे, लेकिन अगर आपको से कहा जाए कि आप बिना पढ़े उसको अपने थ्योरी से कंपेयर करके सही ऑप्शन बताइए, ये नहीं हो सकता है, या बहुत दिक्कत होगी करने में आपको। हो सकता है आपका ऑप्शन गलत हो, और एक ऑप्शन गलत हुआ पूरा आपका आंसर गलत हो जाएगा, एंड दैट विल लीड्स यू टू इनटू नेगेटिव मार्किंग। तो इसलिए हमसे कहा जाता है कि NCERT के कुछ क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड जो होते हैं, फॉर एग्जांपल एसेंशियल अमीनो एसिड्स और लाइक दिस, तो ये क्वेश्चन आपको मेमोरी बेस्ड रखने पड़ेंगे अपने दिमाग में, और तभी आपसे NCERT बार बार पढ़ने को कहा जाता है। ठीक है,
तो अगर हम बात करते हैं इसका पहला वही ऑप्शन हमारे पास आंसर है क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट का थर्ड, ट्रांजिस्टर्स में हमारे पास एनोड में जिंक यूज होगा और कैथोड में हमारे पास कार्बन यूज होगा, ठीक है। बी का फर्स्ट, हियरिंग एड्स एज एनोड इन जिंक एंड मरकरी एंड कैथोड एज मरकरी ऑक्साइड। हमारे पास जो हियरिंग एड्स होते हैं उनमें मरकरी इज वेरी स्पेशल इन मेकिंग अ कॉम्पैक्ट साइज डिवाइस और उसमें प्रेशर का काफ़ी स्टेबल रोल रहता है। हियरिंग एड बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होती है, इसलिए उस केस में वोल्टेज फ्लक्चुएशंस नहीं होने चाहिए, नहीं तो हियरिंग एड जो पहनता है उसे प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इन्वर्टर से बात करते हैं। अच्छा, इन्वर्टर आप देख सकते हो कि इस केस में हमारे पास जहाँ पे लेड है वहाँ पे इन्वर्टर आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हमको मालूम है कि हमने पढ़ा है कि जो लेड बैटरीज होती हैं आर रिचार्जेबल, क्योंकि पहले उसमें हमारे पास स्टार्टिंग में H2SO4 होता है, देन रिएक्शन विल कंप्लीटली गेट रिवर्स्ड आफ्टर एडिंग वाटर इन इट। तो हमारे पास इन्वर्टर्स का हमारे पास 4 ऑप्शन हो जाएगा। अपोलो स्पेसशिप, ये भी आप कर सकते हो गैस, क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल सेल इज मेजॉरिटी यूज्ड फॉर हाई कंजम्पशन ऑब्जेक्ट्स और टूल्स। तो हमारे पास अपोलो स्पेसशिप सबसे ज़्यादा कंपैरिजन टू और सबसे ज़्यादा हाई कंजम्पशन पावर के लिए बनाया जाता है। कोई भी स्पेसशिप होती है तो वो लोग हाइड्रोजन फ्यूल सेल ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन पहला आंसर होगा। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये बोला गया है कि इलेक्ट्रोलाइसिस अगर हो रहा है तो O2 इन प्रोडक्ट साइड अगर इवॉल्व हो रहा है तो वो कौन कौन से केसेस में हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमको इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू पता होती हैं तो वहाँ से भी हम पता कर सकते हैं, SRP एंड SOP वैल्यूज़ पता होती हैं तो हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास कब रिडक्शन हो रहा है, कब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। एक पार्ट हमारे पास और होता है कि हम सबका ब्रेकेज कर सकें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए की, तो पहली चीज़ तो ये हमको मालूम होनी चाहिए कि हमारे पास अगर इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है तो हमारे पास जो ऑक्सीडेशन होता है वो हमारे पास होता है एनोड में, और जो हमारे पास रिडक्शन है वो होना चाहिए कैथोड में। इन मेजर केसेस हमारे पास यही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए पे आते हैं। यहाँ बोला गया है हमारे पास AgNO3 यूज हो रहा है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड्स। तो हमारे पास सिल्वर इलेक्ट्रोड्स यूज हो रही हैं। तो अगर सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज हो रही हैं तो सब कुछ तो वहीं पे हो गया। अगर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन देखें इन दोनों की, तो यहाँ बोला जाएगा कि Ag इज इक्वल्स टू फॉर्मिंग Ag प्लस इलेक्ट्रॉन एंड देन Ag प्लस इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग Ag। तो यहाँ पर तो अगर हम कहें तो यहाँ पर तो हमारा O2 बना ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। तो हमारे पास ये O2 तो आंसर जो पहला ऑप्शन है वो तो आंसर नहीं ही होगा, ठीक है, पहला ऑप्शन नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। जब प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स यूज होती हैं तब हमारे पास केस क्या बनता है, देखिए हमारे पास केस ये होता है कि ऑक्सीडेशन में हमारे पास H2O का रोल आता है। H2O is making तो अब आपने यहाँ पे ध्यान से देखा हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे हमने आपको रिएक्शन लिख के दी, हाफ रिएक्शन लिख के दी। यहाँ पे ऑक्सीडेशन में आप ध्यान से देख सकते हो O2 जो है प्रोडक्ट साइड में इवॉल्व हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब हमारे पास बी ऑप्शन सही है, ठीक है, इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन सही है। अगले ऑप्शन पे आते हैं, यानी कि ऑप्शन सी, जहाँ बोला जा रहा है अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। प्लैटिनम केस अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो हमारा फिर से वही केस होगा कि ऑक्सीडेशन में वही सेम रिएक्शन लिखी जाएगी 2H2O O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपको यहाँ पे मालूम होगा
इनकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होती है वो यहाँ पे मैटर करती है। रिडक्शन के केस में हमारे पास क्या होगा, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स टू 4H2। ये हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का ब्रेकेज होता है, यहाँ पे रिएक्शन फॉर्म होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर भी O2 फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब हमारे पास सी ऑप्शन भी सही है। अभी तक हमारा बी और सही ऑप्शन सही मिला है, हमको ए ऑप्शन मिला है इनकरेक्ट। लास्ट ऑप्शन बचा है वो भी देख लेते हैं। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड वहाँ भी यूज हुई है, अगर आप पढ़ो ध्यान से, a high concentration solution of H2SO4 using platinum electrodes। H2SO4 की स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जो होती है वो डिफर कर जाती है, जिसके चलते हमारे पास, अगर हम इसका बात करें तो यहाँ पे SO4 का ब्रेकेज हो जाता है, दैट इज 2SO4 - 2 S2O8 - 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये होता है हमारे पास रिएक्शन ऑक्सीडेशन में। अगर हम बात कर रहे हैं रिडक्शन में तो क्या हो रहा है, रिडक्शन में बन रहा है 2H प्लस एडिंग 2 इलेक्ट्रॉन मेकिंग H2। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा O2 फॉर्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। दैट मीन्स अवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 1, B एंड C। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो फिर से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे आ जाता है। यहाँ पे दो टॉपिक यूज किए जा रहे हैं। पहला तो यूज किया जा रहा है टॉपिक होमोलेप्टिक। तो होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक दो हमारे पास टाइप्स हमने सुने थे। ठीक है, दूसरा है हमारे पास ऑड नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें सिर्फ इतना देखना है कि कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद सिर्फ डी में कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो अगर वो ऑड नंबर के हैं तो हमारा आंसर होगा, बट दैट शुड बी होमोलेप्टिक ऑल्सो। अब ये होमोलेप्टिक क्या होता है, हमने पढ़ा था कि होमोलेप्टिक शुड कंटेन सेम नंबर ऑफ लिगेंड्स, सेम नंबर ऑफ लिगेंड्स। और इसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास FeO4 एंड देन COCl4 एंड देन B, ये तीनों हमारे पास सही आंसर होने चाहिए। लेकिन द कैच इज, क्या इनके पास डी इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर पे हैं? अच्छा, हमारे पास जो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है वो तो पहले, जो ऑप्शन सी और ऑप्शन ई है वो तो पहले एलिमिनेट हो गया, बट स्टिल डी इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास FeO4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं डी में। हम एक बार आपको डिटेल बता दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग फिर शॉर्टकट में देखेंगे कि किसके पास कितने डी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर हम यहां बात करें, सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज x - 8 इज इक्वल्स टू -2, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू +6। तो अब हमारे पास जो Fe है वो +6 की फॉर्म पे होना चाहिए। Fe की जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, Ar 3d6 4s2। अगर हमारे पास यहाँ पे Fe +6 आ जाएगा तो कितनी कॉन्फ़िगरेशन बचेगी? सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास ये तो 4s0 हो गया, और हमारे पास 6, अगर हम लोग यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं 2, देन यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2। दैट मीन्स हमने यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, हमारे पास 3d2 बचा है। इसका मतलब D वाले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन थे, दैट इज इवन, दैट इज नॉट ऑड। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम सब में इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसमें हमारे पास आएगा 5, इसमें हमारे पास आएगा 6 एंड देन अगेन 7। ठीक है, और ये केस तो हमको वैसे भी नहीं लेना है। ठीक है, तो इसको आप इसको भी छोड़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमें खाली A, B और D पे ध्यान देना है। तो A, B और D में ध्यान से देखो, A, B और D होमोलेप्टिक है, बट ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ B और D में है।
ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल कैसे देखना है बता दिया, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओके।